इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। यहाँ की सारी औरतें तुम्हारे लिए हाजिर हैं। बूढ़ी औरत ने जब अपनी तवील गुफ्तगू खत्म की तो जुलूस में शामिल तमाम औरतों ने एक बार फिर निराश अजीम है कि फलक जागाफ नारे लगाए और फिर दहल की रहनुमाई में जुलूस एक दूसरे समत रवाना हो गया। दूर ही से एक बड़ा सा झोपड़ा नजर आ रहा था। ये झोपड़ा दूसरे झोपड़ों से इस लिहाज से मुमताज था कि एक तो इसकी बुलंदी काफी थी और दूसरा इसको देखकर यह मालूम होता था कि ये कई छोटे छोटे झोपड़ों पर मुश्तमिल एक बड़ा झोपड़ा है। जब हमारा जुलूस इस झोपड़े के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि दो स्याह-फाम औरतें तीर कमान लिए हुए झोपड़े के दरवाजे पर खड़ी थीं। अजीब बात थी, यहाँ पहरेदार भी औरतें ही थीं और कोई मर्द दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। जुलूस झोपड़े के दरवाजे पर रुक गया और दहल और शंबाला की महित में मुझे अंदर ले जाया गया। झोपड़े के अंदर दाखिल होकर मुझे अंदाजा हुआ कि यह काफी सजा सजाया और खूबसूरत झोपड़ा था। इसकी दीवारें अंदर से मिट्टी और गारे की बनी हुई थीं और इन पर मुख्तलिफ जानवरों की खालें लटक रही थीं। हम एक छोटी सी ड्योढ़ी से गुजरे। इसके आगे एक और कमरा था। इस कमरे के दरवाजे पर जो चीज खड़ी हुई थी उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कुदरत का इस कदर अजीबो गरीब शाहकार मैंने आज तक नहीं देखा था। ये एक औरत थी और स्याफाम थी। इसका कद कम अज कम 6 फुट लंबा था और उसका जिस्म कम अज कम 2 तवाना मर्दों के बराबर था। वो गोश्त पोस्त का एक पहाड़ नजर आ रही थी। मुझे यूं लगा गोया मैं किसी देवनी के सामने खड़ा हुआ हूं। मैंने अपनी तवील और सदियों पर मुहित जिंदगी में इस कदर भारी भरकम और लहीम शहीम औरत नहीं देखी थी। लेकिन एक बात बहुत आम थी और वो ये कि इंतहाई फरबा होने के बावजूद उसका जिस्म बेहद मुतनासिब था। उसके चेहरे पर किसी किस्म की करख्तगी या दुरुस्ती के बजाय एक तरह की मल्लाहत थी। हो सकता है कि इसके चेहरे की मल्लाहत मेरी आमद के मरहून मिन्नत हो। इसकी आंखें गहरी स्याह और चमकदार थीं और लंबी लंबी स्याह जुल्फें कमर से नीचे तक लटक रही थीं। उसका सारा जिस्म कुव्वत और तवानाई और सेहत का एक जीता जागता मुजस्मा मालूम हो रहा था। उसने अपने गले में कोड़ियों और हड्डियों के बने हुए कई हार पहन रखे थे। कमर के गिर्द किसी दरख्त की छाल से बनी हुई एक डोरी बनी हुई थी जिसमें कई बल दिए गए थे और इनमें मुख्तलिफ परिंदों के बड़े बड़े और खुश रंग पर उड़से हुए थे। उसने स्याह-फाम चेहरे पर कोई चिकना रोगन बन रखा था जिसके बायस उसका स्याह चेहरा आबनूस की पालिश की हुई लकड़ी की तरह चमक रहा था। दहल और शबाला मेरे दाएं बाएं थीं और मैं इन दोनों के दरमियान था। मेरी सूरत देखते ही उस औरत ने, जिसके लिए औरत का लफ्ज इस्तेमाल करना भी अजीब सा मालूम होता है, रकू के बल झुककर मुझे ताजीम थी। उसके पहाड़ जैसे जिस्म के मुकाबले में मेरा हल्का फुल्का और सुबक बदन बिल्कुल बेमाया और छोटा नजर आ रहा था। मैं तोरिश की बस्ती में तुम्हें खुश आमदीद कहती हूँ अजीम देवता डम्बाला, नारों ने अपनी खनकती हुई आवाज में कहा और मुझे यह देखकर सख्त हैरत हुई कि इस बला की आवाज कितनी सुरीली और मीठी थी। हम लोगों को बरसों से तुम्हारा इंतजार था क्योंकि अजीम निराश ने पहले ही हम लोगों को ये बात बता दी थी कि डम्बाला के ज़हूर का वक्त करीब आ गया है। मैं इस बस्ती की सरदार हूँ और मेरा नाम नारो है। मैं इस बस्ती में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और जिस्मानी कुव्वत में बस्ती का कोई भी फर्द मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ये देवताओं का कर्म है कि इन्होंने मेरे जिस्म में कुव्वत और तवानाई के सरचश्मे बंद कर दिए हैं। अब तुम इस बस्ती में जब तक तुम्हारा जी चाहे रहो। तुम्हारी आमद हमारे लिए नेक बख्ती की बाइस है। लेकिन इस बस्ती में क्या मेरे अलावा और कोई मर्द नहीं है? मुझसे ना रहा गया और मैंने नारों से बराह रास्त ये सवाल पूछ लिया। मैंने इतनी देर में इस बस्ती में किसी भी मर्द की शक्ल नहीं देखी। मेरे सवाल के जवाब में जरा देर के लिए सन्नाटा छा गया। दहल और शंबाला तो पहले ही खामोश थी, अब नारो भी अचानक खामोश होगी। कदर तवक्कुफ के बाद वो बोली, अजीम डम्बाला को इन सवालों का जवाब में मिल जाएगा। हमारी बस्ती मर्दों के वजूद से खाली नहीं है, लेकिन इनकी तादाद बहुत है। हमें ज्यादा मर्दों की जरूरत नहीं। मैं इसके इस अजीबो गरीब जवाब पर चकरा गया था। न जाने वो क्या कहना चाहती थी। इन लोगों के तौर तरीके मुझे बड़े अजीब और पुरस्रार किस्म के मालूम हो रहे थे। अजीम डम्बाला मेरे घर में कायम करेगा। नारों ने दहल और शंबाला की तरफ देखते हुए कहा, मैंने एक कमरे में इसकी रहाइश का बंदोबस्त कर लिया है। तुम दोनों जाकर बस्ती में आई रात के जश्न का ऐलान कर दो।
डम्बाला की आमद की खुशी में आज रात पूरे जोर और शोर के साथ जश्न होगा। दहल और शबाला ने गर्दन झुकाकर नारो को ताजीम दी और कमरे से बाहर निकल गईं। आओ मेरे साथ अजीम डम्बाला, नारो ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। उसकी गिरफ्त में मैंने गैर मामूली सख्ती महसूस की। आओ मैं तुम्हें तुम्हारी आरामगाह दिखा दूं, तुमको अब सुकून व इत्मीनान की जरूरत है। नारो मेरा हाथ पकड़े पकड़े मुझे झोंपड़े के अंदर ही कमरे में ले गई। नारो का झोंपड़ा अंदर से काफी वसी था और ये कई कमरों पर मुश्तमिल था। एक कमरे में फर्श पर नरम नरम घास फूस का दबीज बिस्तर बना दिया गया था और कमरा अंदर से बहुत साफ सुथरा था। ये अजीम डम्बाला की आरामगाह है, नारो ने बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन जैसा कि अजीम निराश बता चुकी है, डम्बाला किसी की मर्जी का पाबंद नहीं है। वो अगर चाहे तो यहाँ रहे और अगर वो हुक्म दे तो इसके लिए एक अलग झोंपड़ा भी तैयार किया जा सकता है। नारो मुझे खराजे तहसीन पेश कर रही थी और मैं दिल ही दिल में उसकी सादा लोहे पर मुस्कुरा रहा था। इस बेचारी को क्या मालूम था कि मैं कौन हूँ और मेरी कुव्वतें कितनी हैं। वो तो बस मुझे देवता ही समझ रही थी जिसका नाम डम्बाला था। तो प्रोफेसर इस तरह मैं डम्बाला बन गया। मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि डम्बाला क्या बला है और क्या वाकई इसका कोई वजूद है या नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में जहालत, ज़ईफ़ुल इकादी और तमाम परस्ती के हज़ार मुजाहिरे देखे थे और ये भी इन्हीं में से एक था। इन औरतों ने मुझे जबरदस्ती अपना देवता बना लिया था, तो भला मैं क्या करता। बरसों समंदर के पानी में बहते रहने के बाद अब मैं खुशकी पर आया था तो एक अनोखी जिंदगी मेरी मुंतजिर थी। इन लोगों ने मुझे डम्बाला समझा और मैंने भी इनके इस ख्याल की तरदीद की जरूरत महसूस नहीं की। ये मुझे खालिस औरतों ही का जजीरा मालूम होता था और मैंने सोचा कि बरसों के बाद कुछ दिन यहाँ ऐशो आराम से गुजर जाएंगे। नारो के झोंपड़े में उसके अलावा और कोई नहीं रहता था सिवाय एक खादमा के, जिसको एक अलग कमरा मिला हुआ था। मैं नारो के पूरे झोंपड़े को अंदर से अच्छी तरह देखा और इसमें मौजूद सारे सामान का बाखूबी जायजा लिया। मुझे यह देखकर खासी हैरत हुई कि इस पूरे झोंपड़े में कहीं कोई चूल्हा नहीं था और ना ही कोई ऐसा बर्तन नजर आया जिसे खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। झोंपड़े में हड्डियों, कोड़ियों और सीपियों के ढेर बड़ी तादाद में मौजूद थे। सीपियों, हड्डियों और घुंघों से बने हुए जेवरात भी काफी तादाद में मौजूद थे। जानवरों की खालों की बहुत ज्यादा अफराद थी। एक तरफ लकड़ी के बाज साफ सुथरे मट्ठों को घास की बनी हुई मोटी मोटी रस्सियों से बांधकर एक तख्त किस्म की चीज बनाई गई थी जो गालबन इस कबीले का शाही तख्त था। मैंने अंदाजा लगाया कि ये लोग शायद आग के इस्तेमाल से वाकिफ नहीं है, लेकिन शाम ही को मेरा यह ख्याल गलत साबित हो गया। सूर्य डूबने के साथ ही जोर जोर से ढोल पीटे जाने की आवाजें सुनाई देने लगी। अब गोया जश्न का वक्त आ पहुंचा था। मेरी मौजूदगी ही में नारो ने दो स्याह फाम मजबूत बदन वाली औरतों को बुलाया और उन्होंने एक मुर्दा इंसान की खोपड़ी में रखा हुआ कोई तेल नारो के जिस्म पर मलना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने नारो के लंबे और घने बालों में भी कोई रोगन डाला और देर तक उसके सर की मालिश करती रही। नारो आंखें बंद किए हुए इस अमल से लुत्फ अंदोज होती रही। ढोलों की आवाज बराबर तेज होती जा रही थी और उसमें अजीब सा आहंग पैदा हो गया था। नारो के सर की मालिश करने के बाद इन दोनों औरतों ने उसे हड्डियों, कोड़ियों, सीपियों और ना जाने किन किन चीजों के बहुत से जेवरात पहना दिए। मुझे ये मंजर देखकर दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। नारो को तैयार करने के बाद वो दोनों औरतें नारो के इशारे पर मेरी तरफ मुतवज्जा हुई। इन औरतों ने मेरे सर के लंबे लंबे बालों में एक दूसरे रोगन की मालिश शुरू कर दी और थोड़ी देर में मेरे सर के बाल भी, जैसा कि उन औरतों ने बताया, सोने के लच्छों की तरह चमकने लगे। इस एहतमाम के बाद हम चारों, यानी मैं और नारो और वो औरतें जिन्होंने मालिश की थी, झोंपड़े से बाहर निकले। झोंपड़े के दरवाजे पर वही पहले वाली दोनों औरतें हाथों में तीर कमान लिए खड़ी हुई थीं। उन्होंने झुककर मुझे और नारो को ताजीम दी और अपने अपने तीर कमान कंधों पर लटकाकर हमारे साथ चल पड़ी। मुझे नहीं मालूम था कि इन लोगों को कहाँ जाना है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे आसपास के झोंपड़ों से निकल कर औरतें हमारे जुलूस में शामिल होती जा रही थीं। मैं एक बार फिर इन औरतों को खूब गौर से देख रहा था। इनमें कोई मर्द शामिल नहीं था और ना ही कोई बूढ़ी औरत थी। सब जवान और अधेड़ उम्र की औरतें थीं और 10-11 साल के कुछ लड़के थे और बालिग मर्द नजर नहीं आ रहा था। मेरे सवाल के जवाब में नारो ने गोल मोल अंदाज इख्तियार किया था। शायद वो अभी मुझे असल बात बताने से गुरेज कर रही थी। तहाँ मुझे यकीन था कि मैं जल्दी असली हालात मालूम करने में कामयाब हो जाऊंगा। लड़कों में से कोई भी मैदान की तरफ नहीं आया। इन सब लोगों का रुख बस्ती के वस्त में एक खुले मैदान की तरफ था। यह मैदान झोपड़ों से काफी दूर था। इस मैदान को हर किस्म के दरख्तों और घास फूस से साफ करके मुसत्ता बना दिया गया था।
और इसके आस पास दूर तक फैले हुए झोंपड़ों के पीछे बेहद घना और तारीक जंगल था। अब शाम हो चुकी थी, सूरज तकरीबन डूब गया था और इसकी हल्की हल्की नारंगी रोशनी अब भी ऊंचे ऊंचे दरख्तों की शाखों से छिन कर आ रही थी। हम लोग जब इस मैदान में पहुंचे और मैंने मैदान की जमीन देखी तो मालूम हुआ कि बहुत साफ सुथरी जमीन है और मिट्टी, कूड़े और पत्तों से बिल्कुल पाक। ऐसा मालूम होता था कि इस पर खूब अच्छी तरह झाड़ फूंच करके सारी धूल मिट्टी को जमा दिया गया है। कुछ औरतें गले में बड़े बड़े ढोल डाले उन्हें बुरी तरह पीट रही थीं। नारों को देखते ही जैसे उनके होशो खरोश में मजीद इजाफा हो गया और वो खूब जोर जोर से ढोल पीटने लगी। वो ढोल पीटने के साथ साथ बुरी तरह उछल कूद भी कर रही थीं। अब बस्ती की तकरीबन सारी ही औरतें मैदान में जमा हो चुकी थीं और फिर अचानक ही हंगामा शुरू हो गया। नारों ने मैदान के वस्त में पहुंचते ही उछलना कूदना शुरू कर दिया। उसके साथ ही सारी औरतें इकट्ठी हो गई और उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। वो बुरी तरह उछल कूद कर रही थी, अपने हल्क से अजीबोगरीब वहशियाना आवाजें निकाल रही थीं और इनकी आवाज दम बदम तेज होती जा रही थी। और फिर मेरी आंखों ने एक और अजीबोगरीब मंजर देखा, लेकिन इससे भी अजीब मंजर मैं देखने वाला था। इसके मुकाबले में शायद ये मामूली मंजर था। मैं देखा कि 10-12 औरतें मर्दों के एक करो को अपने दरमियान लेकर चली आ रही थी। मैंने तादाद गिनी, वो 10 थे और सब के सब ताकतवर, तवाना और लहीम शहीम थे। लेकिन इनमें से किसी का भी मुकाबला नारों से नहीं किया जा सकता था। नारों के मुकाबले में वो सब के सब छोटे नजर आ रहे थे। इन मर्दों को देखकर जैसे औरतों के मजमा में हलचल मच गई। वो बुरी तरह चीखने चिंगाड़ने लगी, गोया इन पर जनू तारी हो गया। एक तरफ एक बहुत बड़ा मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था, यूं समझो प्रोफेसर के भैंसों के चारे के लिए जिस तरह एक क्यारा बनाया जाता है, इसी किस्म का यह बर्तन था और इसके पास ही बहुत से मिट्टी के प्याले भी पड़े हुए थे। मर्दों के पहुंचते ही देखते सारी औरतें, जिनमें खुद नारो भी शामिल थी, इस बर्तन की तरफ बढ़ी। नारो ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे भी बर्तन की तरफ बढ़ने के लिए कहा। सबसे पहले नारो बर्तन के करीब पहुंची और उसने एक प्याला उठाकर बर्तन में डाला। बर्तन में कोई अजीबो गरीब नारंगी रंग का स्याल भरा हुआ था। नारो ने प्याला भरकर मेरी तरफ बढ़ाया और मुझे पीने के लिए कहा। मैंने उसके कहने के मुताबिक उस मशरूब का प्याला हल्क में उंडेल लिया। इसका मजा अजीब कड़वा सा था। मैंने सारा प्याला खाली कर दिया और तब नारो ने भी वही प्याला मेरे हाथ से लेकर दोबारा बर्तन में डाला और इसे भरकर खुद पी गई। इसके बाद उसने प्याला जमीन पर रख दिया और खुद वहां से हट गई। नारो के हटते ही बाकी औरतों ने बर्तन के गिर्द मचमा लगा लिया, लेकिन दहल ने सबसे आगे बढ़कर पहले प्याले भर भर कर मर्दों को देने शुरू कर दिए। मैंने देखा कि दहल ने हर मर्द को 4-4 प्याले मशरूब के पिलाए। 10 मर्दों ने वो मशरूब पी लिया और फिर औरतों की बारी आई। इन्होंने प्याले भर भर कर मशरूब पीना शुरू कर दिया। बाज औरतों ने तो एक से ज्यादा प्याले पी डाले, यहाँ तक कि बर्तन में कुछ भी बाकी न रहा। मैं नारो की तरफ देखा, उसकी आंखें खूनी कबूतर की तरह सुर्ख हो रही थी। स्याह चेहरे पर खून की हल्की हल्की सुर्खी तोड़ रही थी। यही हाल सारी औरतों और मर्दों का था। इनकी आंखें सुर्ख हो गई थी और चेहरों से खून छलकने लगा था। ढोल बजाने वाली औरतें भी मशरूब पीने में शामिल हो गई थीं, इसलिए ढोल की आवाजें फिलहाल बंद हो गई थी। सबके सब मशरूब के पीछे दीवाने हुए जा रहे थे और फिर अचानक ढोल दोबारा बजना शुरू हो गया। इस बार इनकी धुन मुख्तलिफ थी, नहायत वहशियाना। औरतों के साथ मर्द भी रक्स कर रहे थे, अगरचे इनकी तादाद सिर्फ 10 थी, जबकि रक्स में शामिल औरतों की तादाद कम अज कम 50-60 होगी। दिन के वक्त मैंने यह ख्याल किया था कि शायद ये लोग आग के इस्तेमाल से नावाकिफ हैं, लेकिन जश्न के आगाज के वक्त मुझे अपनी राय तब्दील करनी पड़ी। ये लोग आग के इस्तेमाल से वाकिफ तो थे, जिसका सबूत ये था कि जश्न के दौरान जगह जगह पर चर्बी से जलने वाली मछलियां रोशन की गई थी और तारीक मैदान में इतनी ज्यादा मछलियां मौजूद थीं जिनसे काफी रोशनी हो गई थी। आसपास के जंगल से वहशी जानवरों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन रोशनी की वजह से कोई जानवर इधर का रुख नहीं कर रहा था। अब शायद आधी रात गुजर चुकी थी और तब एक और नया मंजर शुरू हुआ, एक दिल दहला देने वाला और इंतहाई खौफनाक और दहशतनाक मंजर। दूर से बस्ती की तरफ से एक आवाज सुनाई थी, मैं आ रही हूँ लोगों, मैं आ रही हूँ। इस आवाज में ना जाने क्या तासीर थी कि नारों समेत तमाम औरतें और मर्द जो जमीन पर पड़े हुए थे फौरन ही अपनी अपनी जगह पर उठकर बैठ गए। मुझे यह आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी और फौरन ही मुझे याद आ गया, ये आवाज अजीम जादूगरनी निराज की थी,
دور اندھیرے میں ایک ہیولا ہم لوگوں کی طرف بڑھتا نظر آیا۔ ساری عورتیں ایک دم جلدی جلدی سنبھلنے لگی۔ ذرا سی دیر میں زمین پر لاٹھی ٹیکنے کی آواز بھی سنائی دینے لگی اور ہیولا قریب سے قریب تر آتا گیا۔ اب سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کھڑے ہو جانے والوں میں خود نارو بھی شامل تھی۔ اس کا قد آس پاس کھڑی ہوئی عورتوں میں سب سے بلند و بالا نظر آ رہا تھا اور مشلوں کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ کسی دیونی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ نراس آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مجمع کے قریب پہنچ گئی۔ تم سب عورتوں کا کام ہو گیا یا کوئی باقی ہے؟ اس نے اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تمام عورتیں خاموش رہیں۔ مجمع میں سے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی تھی۔ نارو، ناراض نے زور سے آواز لگائی۔ نارو حاضر ہے عظیم نراز۔ نارو نے آگے بڑھ کر نراز کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، حکم دو۔ یہ لیں۔ نراز نے ایک تیز دھار والا بڑا سا ہتھیار نکالا جو اس نے نہ جانے کہاں چھپا رکھا تھا۔ میں نارو کے قریب ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ کسی بہت بڑے جانور کی ہڈی کا بنا ہوا ہتھیار تھا جس کا ایک سرا کسی تیر کی طرح نکیلا تھا اور اس کے ایک جانب تلوار کی طرح دھار بنائی گئی تھی۔ غالباً اس ہڈی کو کافی محنت سے کھسنے کے بعد یہ دھار تیار کی گئی تھی۔ نارو نے بڑے ادب کے ساتھ نراز کے ہاتھ سے وہ ہتھیار لے لیا۔ نام بتاؤ عظیم نراز۔ نارو نے ہتھیار کی دھار پر آہستہ سے اپنی انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں، نام تو بتانا ہی پڑے گا، نراز نے دوبارہ اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں کہا۔ تعداد تو ہر صورت میں ایک ہی رہے گی، ایک بھی زیادہ نہیں ہو سکتا، ورنہ شگان دیوتا ناراض ہو جائے گا، سمندر میں سیلاب آ جائے گا، طوفانی موجیں زمین کے اس چھوٹے سے خطے کو نگل لیں گی، یا موجود سارے جاندار سمندر کی تیز و تند لہروں میں بہہ کر فنا ہو جائیں گے، ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم شگان دیوتا کو کسی حالت میں بھی ناراض نہیں کر سکتے۔ اس کے حکم کی پابندی کی جائے۔ اسے بھیٹ کی ضرورت ہے، تمہاری ضرورت سے جو فاضل ہے وہ شگان دیوتا کا ہے اور اسی کی عنایت ہے، اسے واپس لوٹا دو۔ ہم حکم کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہیں عظیم نراز۔ نارو نے ٹھوس سنجیدہ آواز میں جواب دیا۔ تم نام بتاؤ مقدس خاتون۔ نام؟ نراز نے چند لمحوں کے لیے توقف کیا، پھر کہا، تو سن، اس دفعہ کا نام ہے آپیل۔ آپیل؟ نارو نے یہ نام دہرایا اور اس کے ساتھ ہی ساری عورتیں اور سارے مردوں کی گردنیں ایک ہی سمت میں گھوم کر ایک شخص پر مرکوز ہو گئی۔ وہ ایک دراز قامت سیاہ فام وحشی مرد تھا اور اس کا جسم کافی صحت مند تھا، اور ان 10 مردوں میں سے وہ ایک تھا جنہیں عورتوں کے جلوس میں یہاں لایا گیا تھا۔ آپیل؟ نارو نے زور سے آواز دی اور آپیل اپنی جگہ سے چند قدم آگے بڑھ کر نارو کے قریب آ گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے اور میں اس دلچسپ منظر کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تجھے مبارک ہو آپیل۔ بوڑھے نراز کی کھنکتی ہوئی آواز بلند ہوئی۔ اس دفعہ شگان دیوتا نے تیرا انتخاب کیا ہے، یہ تیرے لیے بہت بڑے اعزاز اور خوش بختی کی بات ہے۔ اب تو تیار ہو جا۔ میں تیار ہوں مقدس نراز، آپیل نے نیم مردہ آواز میں جواب دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور ساتھ ہی وہ بہت زیادہ خوف زدہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑی ہوئی لگ رہی تھیں۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آپیل نارو کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ نارو کا قد آپیل سے کافی بڑا تھا۔ وہ آپیل کے سامنے بڑی بھاری بھرکم نظر آ رہی تھی۔ کیا کہنا چاہتا ہے آپیل؟ نارو نے آپیل سے پوچھا۔ صرف ایک بات، اگر عظیم نراز اس کی اجازت دے تو، اس نے کہا۔ اجازت ہے، نراز نے جواب دیا۔ میں ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہوں جنہیں ڈمبالا کی زیارت کرنے کا موقع ملا ہے۔ آپیل نے میری طرف دیکھتے ہوئے افسردہ لہجے میں کہا، میں صرف ایک بار ڈمبالا کو قریب سے خوب غور سے دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے سامنے تعظیماً جھک جانا چاہتا ہوں۔ تو اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے آپیل۔ بوڑھی نراز کی آواز بلند ہوئی۔ آپیل آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے پاس آیا اور میرے بالکل مقابل کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے حیرت تھی۔ وہ ذرا دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کو اپنی آنکھوں سے رگڑا۔ اس کے بعد وہ 2 زانو ہو کر میرے سامنے جھک گیا۔ اس نے میرے قدموں کو ہاتھ لگایا اور پھر کولے ہولے اپنے ہونٹ میرے پاؤں سے مس کیے۔ میرے پردادا کو بھی ڈمبالا کو دیکھنے کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ آپیل نے مجھ سے مخاطب ہو کر دھیمی آواز میں کہا، یہ بات مجھے ابھی معلوم ہوئی تھی، اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ انہی حالات میں اس نے ڈمبالا کو دیکھا تھا جن حالات میں آج تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور نارو کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے اپنی حالت پر کسی قدر قابو پا لیا تھا اور اس کے چہرے پر اب خوف کے تاثرات
काफी कम हो गए थे। अपना काम शुरू करो नारो, नराज ने हुक्म दिया। नारो ने एक औरत को इशारा किया और वो एक बड़ा सा बर्तन न जाने कहां से उठा कर ले आई। शायद ये बर्तन पहले ही से वहां कहीं मौजूद था और एक बहुत चौड़े मुंह का बड़ा सा बर्तन था। नारो ने बर्तन आपेल के करीब रख दिया और आपेल को इशारा किया। आपेल किसी फर्मा बरदार बच्चे की तरह उसमें लेट गया और नारो ने वो बर्तन उसकी गर्दन के नीचे रख दिया। बर्तन का मुंह इतना बड़ा था कि आपेल का पूरा सर माँ गर्दन के उस बर्तन में आ गया था। मैं दम साधे ये मंजर देख रहा था। मेरे लिए जाहिर है कि ये बिल्कुल नया तमाशा था, लेकिन इसमें मौजूद मर्दों और औरतों के लिए शायद ये कोई इतनी नई बात नहीं थी। ताहम वो सब के सब भी खामोशी से इस मंजर के शहर में गिरफ्तार नजर आते थे।